नंबर 7 है मोशन। ये क्लास 9th का है, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है जिसका नाम है मोशन। इस यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मोशन, फोर्स और वर्क को लेकर, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। और याद रहे ये फिजिक्स का स्पेशल चैप्टर है। तो टॉपिक हमारा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और एक लास्ट है एक्सेलरेशन। हम एक एक करके समझेंगे, रिविजन्स नोट्स भी है। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर चेंज ना करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उस टाइम उस सिचुएशन ऑफ द बॉडी को हम कहते हैं कि रेस्ट में। ठीक, ये मीनिंग था रेस्ट का। इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज एज अ टाइम पास, जैसे टाइम गुजरता है वैसे अगर पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बदलेगा, जैसा अगर माना जाए कि हमने फोर्स लगाया बॉडी पर, तो बॉडी ने चेंज किया, तो बॉडी चेंज करेगा तो वो टाइम के साथ चेंज करेगा, यानी टाइम भी चेंज हुआ तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हुआ, उसने डिस्टेंस कवर किया। इस केस में हम कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में था एट दैट टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट अबाउट दिस वाज अबाउट रेस्ट, एंड सेकेंड सेंटेंस विच वाज अबाउट मोशन। रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट। हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं सो दैट कि हमें एग्जैक्ट आंसर मिल सके। तो अकॉर्डिंग टू रेफरेंस पॉइंट, है ना, क्योंकि देखो हर सबके अलग अलग रेफरेंस पॉइंट के अलग अलग आंसर होंगे, तो इसलिए रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी बन जाता है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से क्या कहना चाह रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट विच रिस्पेक्ट टू विच अ बॉडी इज सेड एट रेस्ट और इन मोशन। इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है, ये सब डिपेंड करेगा कि वो रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है, कि फिर मैं अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर आप रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते हैं तो सबके अलग अलग के हिसाब से अलग अलग, कोई कहेगा कि रेस्ट में है, तो कोई कहेगा कि वही सेम ऑब्जेक्ट कहेगा, सेम ऑब्जेक्ट के बारे में कोई व्यक्ति कहेगा कि मोशन में। तो सब ऑब्जेक्ट एक ही है, लेकिन सबके आंसर अलग है। तो यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट ये तय करेगा कि किसका आंसर सही है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा है रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, दोनों एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल जो एग्जैक्ट आंसर है, जरा ऐसा कोई चीज़ है रेस्ट एंड मोशन के लिए नहीं, दोनों का अलग अलग आंसर है। ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर। फिर उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ये थोड़ा सा स्टेट ऑफ मोशन के लिए पढ़ना ज़रूरी था। तो हम इसमें क्या पढ़ा, क्या हमने पढ़ा कि अगर बॉडी चेंज नहीं करता या बॉडी ने डिस्टेंस कवर ना किया हो तो वो बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी मूव करता तो इसका मतलब उसने टाइम के हिसाब से उसने मूव किया। और रेफरेंस पॉइंट इसलिए लिया जाता है ताकि हमें हम ये बता सके कि बॉडी ऑफ स्टेट ऑफ द बॉडी क्या वो रेस्ट में या मोशन में, तो हम रेफरेंस पॉइंट से हम क्लियर कन्फर्म होकर बता सकते हैं। रेस्ट एंड मोशन ये रिलेटिव टर्म्स होते हैं, ना कि एब्सोल्यूट टर्म्स। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम। इसका मतलब समझने की कोशिश करो। डिस्टेंस क्या है यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो एक्चुअल पाथ है, चाहे वो बॉडी के द्वारा कवर किया हो, लिविंग थिंग के द्वारा कवर किया हो, या फिर नॉन लिविंग थिंग के द्वारा कवर किया हो, बस हमें एक्चुअल डिस्टेंस लेके चलना, एक्चुअल लेंथ लेके चलना, एक्चुअल पाथ लेके चलना। और देखो ये तो ऑफकोर्स नेचुरल ही है कि अगर किसी ने डिस्टेंस कवर किया होगा तो ऑफकोर्स विद इन टाइम डिस्टेंस वाज कवर्ड, टाइम के हिसाब से तो डिस्टेंस कवर्ड हुआ होगा। फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस इज द लेंथ
एंड लेंथ इज एक्चुअल लेंथ होंगे, या फिर कह सकते हो एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय द बॉडी विद इन गिवन टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको एक्चुअल लेंथ रियलाइज नहीं होगा, ये सिर्फ कहेगा कि आप इनिशियल लीजिए और फाइनल पॉइंट लीजिए और एक स्टेट लाइन ड्रॉ कीजिए, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एक्चुअल यहाँ पर कोई फीलिंग नहीं है, तो एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी एक डायरेक्शन मैटर करेगा इसमें। हम डिस्टेंस के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए एक डायरेक्शन होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिलेगा हमें। तो बस सर डिस्प्लेसमेंट में इतना समझो कि ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा जब हम इनिशियल लोकेशन से हम फाइनल लोकेशन एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें एक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और एक यहाँ पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट देता है। लेकिन जब बात है डिस्टेंस पर आता है तो डिस्टेंस कोई भी एक प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको डायरेक्शन देने का कार्य नहीं करता, ठीक है। इसी से हम फिर समझेंगे कि क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या फिर दिस दैट है। तो मैं क्या देना चाहता हूँ कि डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि इट प्रोवाइड्स अ मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट प्रोवाइड क्या डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट या इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी व्हेन इट कम्स टू वेक्टर क्वांटिटी, इफ डिस्प्लेसमेंट is a quantity and it is a vector quantity, it means we are saying कि it has a direction as well as a magnitude। magnitude तो दोनों के पास है, अंतर यही है कि एक के पास डायरेक्शन है, एक के पास डायरेक्शन नहीं, बस ये यहीं पर गेम है। A physical quantity which has both magnitude and direction is known as a vector quantity। आप कोई भी क्वांटिटी लीजिए, फिजिक्स में हम पदार्थ को क्वांटिटी कहते हैं, तो आप कोई भी क्वांटिटी लीजिए जो कि मेजरेबल हो, जिसे हम माप सकें। यानी बस क्या है कि अगर वो क्वांटिटी को हम क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वो डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर सकता है तो हम उसे वेक्टर कह देते हैं, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारे पास एग्जांपल यहीं पर लाइव एग्जांपल है, वो है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। फिर हमारे पास है इसका जस्ट अपोजिट स्केलर क्वांटिटी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी, फिर अगेन वट एवर यू कैन टेक अ क्वांटिटी, जस्ट कंडीशन इज कि अगर if that quantity is producing, if you can say, otherwise you can say if my quantity is providing what magnitude but not a direction, in that case your quantity is a what scalar quantity। और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल बहुत ही सिंपल है, टाइम। फिर हमारे पास है दी SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी मीटर होगा, दोनों सेम होगा। लेकिन जब बात अंतर पर आएगा तो हमें स्पष्ट पता चल जाएगा क्या ये एक्चुअल देता है लेंथ, और ये इनिशियल और फाइनल से एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करके एक स्पेशल डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। और ये स्केलर है, ये वेक्टर है, कुछ इस तरह का डिफरेंस होगा बिटवीन देम। ये बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि मोशन है वो यूनिफॉर्म है, एक जैसा, यानी आफ्टर 1 आवर सेम डिस्टेंस सेम टाइम, फिर आफ्टर 1 आवर सेम डिस्टेंस सेम टाइम, इसी का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। इफ इट ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ अ टाइम, यानी 1 आवर के बाद तो एक बॉडी है जिसने 45 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 1 आवर के बाद, जो कि इसी को टाइम इंटरवल कहते हैं, इंटरवल ऑफ अ टाइम, 1 आवर के बाद 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, सेम डिस्टेंस, तो इसी का हम यूनिफॉर्म। हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, व्हीकल है, इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, और इन अदर वर्ड वी कैन से कि मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। या अब इसका अपोजिट क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ए बॉडी इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम। दो चीज़ हो सकता है, देखो, अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज हो रहा है, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अगर टाइम सेम है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो भी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दोनों चेंज हो रहे हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर दोनों सेम हो तो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ, दोनों में ये डिफरेंस भी देखना बहुत जरूरी था। तो इफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, यानी जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा। व्हेन इट कम्स टू यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि आफ्टर 1 आवर स्पीड वही है, फिर आफ्टर 1 आवर स्पीड वही है। तो इसका मतलब एक दूसरा शब्द में कह सकते हैं कि स्पीड इज अ कांस्टेंट, बट फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड इज नॉट कांस्टेंट।
here you can say कि either time will be changing or distance will be changing. Sometimes you will say in some cases both are changing. These two things can happen. It depends on the situation, what is the situation. तो ठीक है, if in a non-uniform motion a speed on object is not constant, the SI unit of a speed is a meter per second, यानी 1 मीटर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इसका मीनिंग है 1 सेकेंड में 1 मीटर। स्पीड इज द रेशियो फॉर डिस्टेंस, इसका देखा जाए तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर कह सकते हो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन ये एवरेज स्पीड के लिए। तो सिर्फ स्पीड के लिए क्या हो गया, स्पीड अप डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इज द फॉर्मूला यू कैन से स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू ट्रैवल टू द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस, यानी हाउ मच डिस्टेंस वाज कवर्ड विथ इन 1 आवर या फिर विथ इन पार्टिकुलर टाइम इज स्पीड। अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करना है किसी व्हीकल का या फिर किसी भी बॉडी का, तो हमें डिस्टेंस पता करना होगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में कवर किया, इससे हमें स्पीड पता चल जाएगा। अब एवरेज स्पीड, इसमें देखो क्या होता है कि यार एक व्हीकल को अगर एग्जांपल लेते हो, तो व्हीकल एक जर्नी के दौरान कभी उसने एक्सेलरेट किया, कभी डीएक्सेलरेट किया, कभी स्पीड कम किया, कभी स्पीड ज़्यादा किया, कहीं रुका, एक जर्नी में हो सकता है ऐसा सिचुएशन। लेकिन हम सिर्फ फाइंड आउट करना चाहते हैं एवरेज स्पीड, जो कि एक्चुअल में होता है कि भाई ये व्हीकल इसी स्पीड के साथ गया हो इस जर्नी के दौरान, ऐसा कहना वो सेंस नहीं बनाता। तो इसका सिर्फ कहना ये होता है कि अगर तुमने इतना डिस्टेंस कवर किया है टोटल, तो कम से कम तुमने ऐसा एवरेज इतना एवरेज पर गया होगा। एवरेज पर हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगाते हैं। एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। जब बात एवरेज की आएगा तो हम टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लेंगे, सिंपल सी बात। एवरेज मतलब टोटल। वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट या पर यूनिट टाइम, यानी इसको देखिए तो v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी, यानी डी यहाँ पर हमारा, या फिर डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एस अपॉन टी। तो वेलोसिटी इज अ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, 1 मिनट में नहीं 1 सेकेंड में, है ना, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नहीं वेलोसिटी है, फिर इसका ऐसा यूनिट होगा क्या, सेम हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अगेन एवरेज, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिस्टल क्लियर क्या एवरेज का मतलब टोटल है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट वाज कवर्ड विद इन अ total time. This is what is our average speed. Speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. We know because speed के अंदर देखोगे तो it is equal to distance upon time, जो कि distance भी scalar quantity होता है, that's why speed is also a scalar quantity. But when it comes to velocity, since we are saying कि it is a this velocity is a vector quantity, मतलब क्या हुआ कि इसके पास displacement है और displacement is already vector quantity, that's why we are able to say confidently कि velocity will be vector quantity, there is a no doubt. Time is an independent variable, independent मतलब टाइम किसी पर डिपेंड नहीं है ना, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कि इट इज़ वेरिएबल बट इट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस। हम जब एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें y और x एक्सिस होता है, तो x रहेगा टाइम के लिए, बाकी y के लिए आप वेलोसिटी ले सकते हैं, डिस्टेंस लगता है, डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर, लेकिन जो x रहेगा वो टाइम के लिए, ठीक, x एक्सिस रहेगा वो टाइम के लिए रहेगा। और यहाँ पर डिस्टेंस से डिपेंडेंट है, हम जानते हैं कि डिस्टेंस चाहे डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, वो टाइम पर डिपेंड करता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट, टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉटेड अलोंग वाई एक्सिस। जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वाई पर आप डिस्टेंस रख सकते हैं, लेकिन एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए टाइम के लिए क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास क्या है, ग्राफ्स आर डिजाइंड टू मेक इट इजियर फॉर द रीडर। हम ग्राफ इसलिए बनाते हैं, देखो एक तरफ से तो ये हम टेक्स्ट फॉर्म में समझिए, अगर हम इस टेक्स्ट फॉर्म को ग्राफ में कन्वर्ट करें, इस टेक्स्ट फॉर्म को कहने के बजाय मैं ये कहूँ कि स्पीड का, एवरेज, वेलोसिटी का, ये सब का,
यूनिफॉर्म मोशन को नॉन यूनिफॉर्म को अगर हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसका बस विजुअलाइजेशन है ना थ्रू ग्राफ। तो बस थोड़ा सा जो रीड करने का होता है ना वो क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो और इजीली हम इंटरेक्ट कर सके, एनीबॉडी कैन इंटरेक्ट इजीली with our information, then we represent a graph. That's why we draw graph. Okay, it's not additional information, you can say, just for clarity or visualization. Graph is represented for this information, so that anybody can interact or anybody can read easily without any more efforts. The distance time graph is a straight line. The distance time graph is a straight line. अगर आप देखोगे कि डिस्टेंस वर्टिकल है और टाइम एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन रहेगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. The nature of a distance time graph is a straight line when the object is in the state of uniform motion. Slope of the distance time graph gives the speed of the object. आप जानते हैं कि distance अपॉन time is equal to speed, तो जो स्लोप आएगा डिस्टेंस टाइम का वो स्पीड हमें प्रोवाइड करेगा, और स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम का हमें वेलोसिटी मिलेगा. ठीक, तो याद रहे स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. बस इस तरह से फाइंड आउट करना. फिर हमारे पास है ए मोर स्टीलिपी इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ. इंक्लाइंड मतलब किसी एंगल पर, किसी रोटेशन पर. ए मोर स्टीपली इंक्लाइंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स ग्रेटर स्पीड. यानी एक एंगल पर देखे जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल रहा है वो इंडिकेट्स कर रहा है कि एक एंगल पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि स्पीड इज ग्रेट. द नेचर ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व हैविंग अ वेरिंग स्लोप. अगर स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरह का जो कि 45 डिग्री पर है, तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट है यानी मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है. ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कर्व, अगर इफ स्लोप इज अ कर्व, इट मीन्स डिस्टेंस, और यू कैन से डिस्टेंस इज अ वेरिंग, distance is changing, or if a distance is changing, it means speed will be decreasing or increasing. This will be happen because of slope is a curve. I hope you understood. If the velocity of a body remains constant, अगर देखा जाए कि जो velocity है वो body का वो constant है. If the velocity of the body remains constant, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि displacement be constant uniformly at a constant rate. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमें? स्ट्रेट लाइन देगा, क्योंकि जब पाथ कांस्टेंट आएगा तो सिंपल से है कि एक एट 45 डिग्री एंगल पर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा व्हेन इट कम्स टू कांस्टेंट. बट व्हेन इट कम्स टू कर्व तो हम ये समझते हैं कि यार समथिंग इज वेरिंग, या कुछ ना तो कुछ चेंज कर रहा होगा. But when it comes to in the case of a constant, nothing is changing. At each point everything is the same. If the velocity of the object changes non-uniformly, the velocity time graph is a curve having increasing slope. या फिर तो डिक्रीज भी तो कर सकता है क्योंकि कर्व है. तो यानी in the case of a curve क्या velocity time increasing decreasing slope. The area enclosed by the velocity time graph and the time axis represent the displacement just opposite. यानी ये इंटीग्रेशन का एक हिस्सा हो गया. अगर हम v d अपॉन टी ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी है. अगर इसका हम यहाँ से d को देखें तो क्या हो जाएगा? v t हो जाएगा. तो यहाँ से हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. तो टाइम एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, ना कि एक पार्टिकुलर टाइम पर डिस्प्लेसमेंट है ना. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, डिवाइड नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू टी. द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन. अगर d अपॉन टी है तो वेलोसिटी हो गया, लेकिन v अपॉन टी है
तो वो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो याद रहे जो स्लोप है वेलोसिटी और टाइम, यानी वर्टिकल में क्या है, हम वर्टिकल को वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं और एक्सिस को एक्स एक्सिस को टाइम। इन दैट केस दिस इज अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम विच इज प्रोवाइडिंग एक्सेलरेशन, इट्स इनफ। तो सिंपल बोले तो द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम इज नथिंग बट व्हाट डिस्टेंस टाइम ना, तो स्पीड हो जाएगा इसका स्पीड स्लोप। और द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज व्हाट वेलोसिटी। फिर इसके आगे अगर मूव ऑन करें तो द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। द ग्राफ ऑफ वी टी क्या हो जाएगा, displacement. The slope of the velocity time graph will be acceleration when a body travels along a circular path of a constant radius। यानी यस रेडियस इज अ कांस्टेंट। एक बॉडी है जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पर है, वो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट रेडियस। रेडियस इज नॉट चेंजिंग। इफ रेडियस वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो वो हर एट ईच टाइम द रेडियस विल बी सेम विथ अ कांस्टेंट स्पीड, और स्पीड भी सेम है। तो इन दिस केस वी कैन से कि जो मोशन हो रहा है ऑन अ सर्कुलर पाथ दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट बट इट्स स्पीड इज अ कांस्टेंट व्हेन इट कम्स टू वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी में क्या होता है कि जो डिस्टेंस है वो चेंज कर रहा है, लेकिन जब बात आ रहा है स्पीड की, तो स्पीड में क्या है, हम उसमें डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं लेते। यहाँ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है कि जो डायरेक्शन वो चेंज हो रहा है, लेकिन हम अगर स्पीड बोल रहे हैं तो वहाँ स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। हेंस इट इज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन ऑन सर्कुलर पाथ। ठीक है, इसमें कीवर्ड्स क्या थे, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, यूनिफॉर्म स्पीड था, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड था, एवरेज स्पीड था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये ग्राफ है। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर है, जैसे कि दी फ्रेंड्स हाउस इज यानी दोस्त का घर है 50 मीटर अवे, सो द टाइम टेकन टू रीच दैट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन 0 to Z will take this much of time which is a 14 मिनट। इतना मिनट टाइम लेगा इतना कवर करने में, इतना मिनट। तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस इन 12 मिनट। फिर हमारे पास एक मिनट, ये फर्स्ट है, इसका क्वेश्चन कहीं और है, क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन ये है और ये आंसर है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 है। We will discuss more about this later. This was a nice notes.